नमस्कार, सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित शरणागत कहानी पढ़ने जा रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी हिंदी साहित्य के मजे हुए लेखक कथाकार हैं और शरणागत कहानी में उन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए किस प्रकार मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए और शरणागत में आए हुए व्यक्ति की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, आज हम वही पढ़ेंगे। शरणागत कहानी पर मेरे विचार। शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखित शिक्षाप्रद कहानी है। यह कहानी हमें विपरीत परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य की रक्षा करने के साथ साथ शरणागत की रक्षा करने की सीख देती है। यह हमारे भारत की सदियों पुरानी परंपरा है कि हम शरणागत में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करते हैं और करते आए हैं। इतिहास में भी, पौराणिक कथाओं में भी ये वर्णित है। राजा शिवी ने एक कपोत के प्राण की रक्षा के लिए अपने समस्त शरीर का उत्सर्ग कर दिया था। तो शरणागत में आए हुए व्यक्ति की रक्षा की सीख देती हुई ये कहानी अत्यंत ही मनमोहक है, आकर्षक है और शिक्षाप्रद भी है। ये कहानी की शुरुआत होती है ठाकुर साहब से। ठाकुर साहब किसी ज़माने में बड़े धनाढ़ और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, किंतु आज ठाकुर साहब की परिस्थिति वैसी नहीं है। वे अब मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। पुरानी प्रतिष्ठा और रौब के भय के कारण लोग उन्हें भले ही राजा कहकर संबोधित करते थे, किंतु आज वे राजा कहलाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि अपने गुजर बसर के लिए रात के अंधेरे में लूट मार छीन छोड़ ही उनका पेशा था। एक बार वे रज्जब कसाई को उसकी बीमार पत्नी और शाम होने की वजह से अपने घर में पनाह दी थी और उसके खराब पेशे कसाई की पैसे होने की वजह से दिन निकलने से पहले ही चले जाने को कहा था, ताकि समाज में उनकी बदनामी ना हो। क्योंकि उस समय के समाज में कसाई को लोग अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। उनका सोच ये था कि कसाई किसी जीव की हत्या की कमाई खाता है, इसलिए उसका पेशा अच्छा नहीं है। और उस ज़माने में मांसाहारी भोजन करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी कम थी। दूसरी बात, कसाई के आ जाने के बाद लोग कुछ तो धर्मभीरू होने की वजह से और कुछ अपने पुश्तैनी विचार की वजह से उसे घर के पास नहीं फटकने देते थे। लेकिन आज ठाकुर साहब के पास धर्म संकट थी। एक तरफ रज्जब की बीमार पत्नी और दूसरा शाम, तीसरा उसे किसी ने पनाह नहीं दी थी। इसलिए एक मानव होने के कारण एक मानव का कर्तव्य बनता है कि विपत्ति में पड़े मनुष्य की सहायता करना। यह सब सोचकर ठाकुर उसे कसाई होने के बावजूद भी घर में पनाह देते हैं और साथ ही हिदायत देते हैं कि वह दिन निकलने से पहले ही चले जाए, ताकि समाज में उनकी बदनामी ना हो। किंतु उसके घर जाने के क्रम में जब उनका सामना आताताइयों अर्थात लुटेरों से होता है, तब ठाकुर साहब को रज्जब और उसकी पत्नी की रक्षा यह कहते हुए करना पड़ता है कि वे उनकी पनाहों में अर्थात शरण में आए थे। अर्थात ठाकुर लुटेरों का सरदार तो था, लेकिन उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान था, कर्तव्य बोध का ज्ञान था। उसे यह अच्छी तरह पता था कि शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा मरते दम तक करनी चाहिए। इसलिए वह अपने साथियों को यह कहकर छोड़ने के लिए रज्जब और उसकी पत्नी को कहता है तथा उसके पैसे न छूने की हिदायत देता है कि
वह उनके पनाह में आया था, इसलिए उसके पैसे नहीं लेंगे। दूसरी बात, वो कसाई जाति से कसाई है और कसाई के पैसे नहीं लिए जाते। अब इस कहानी में हम यह देखते हैं कि ठाकुर विपरीत परिस्थिति का मारा होने के बावजूद भी अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा किस प्रकार करता है। न तो वह उस समय धर्म समझता है, न जाति समझता है और न ही अपनी मजबूरी, बल्कि शरणागत की रक्षा करना ही उनका परम धर्म बन जाता है। इसलिए यह कहानी काफ़ी शिक्षाप्रद भी है, मनमोहक भी है और लोक हित के लिए, जनहित के लिए हमें किस प्रकार निस्वार्थ भाव से त्याग कर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यह सीख देती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले हमें उस कहानी के लेखक के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। लेखक परिचय सर्वप्रथम हम वृंदावन लाल वर्मा जी के जीवन परिचय से करेंगे। वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म 9 जनवरी 1889 को माऊरानीपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1909 में इनका नाटक सेनापति उदल छपा, परंतु वह पराधीनता का युग था, इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे जब्त कर लिया गया और उसे जला दिया गया। सन 1920 तक ये छोटी छोटी कहानी लिखते रहे तथा 1921 में निबंध लेखन प्रारंभ किया। वर्मा जी ने अनेक उपन्यासों की रचना की है, जिनमें मृगनयनी, गढ़ कुंडार, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, टूटे काटे, अमरबेल, भुवन विक्रम आदि उल्लेखनीय है। इनके शरणागत, कलाकार का दंड आदि 7 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। वर्मा जी के अधिकांश रचनाएं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, पर लगन, संगम, प्रत्यागत, प्रेम की भेंट, सोना, अमरबेल इनके सामाजिक उपन्यास हैं। इस महान लेखक का निधन 23 फरवरी 1969 में हुआ था। अब हम शरणागत कहानी की ओर चलते हैं। शरणागत कहानी की शुरुआत होती है, रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। वह अपने रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था, साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम थी। मार्ग बीहर था और सुनसान, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ रज्जब और उसकी पत्नी थे। बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था, इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने पर खर्च ज़्यादा पड़ता था, इसलिए रज्जब उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। जैसा कि हम जानते हैं कि सुनसान राहों पर चलते समय मार्ग में प्राण का भी खतरा होता है, धन जाने का भी खतरा होता है और साथ ही कई तरह की परेशानियां भी होती है। इसलिए उसने सोचा कि पत्नी भी बीमार है और रकम भी पास में है, इसलिए कहीं ना कहीं आज की रात किसी के घर पर आराम कर लेना ही उचित है। परंतु ठहरता कहाँ, क्योंकि उसके पास दूसरी समस्या थी कि वो ठहरता कहाँ। जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी का कानों और नाकों में चांदी की बालियां थी और पैजामा भी पहने थी, जिससे स्पष्ट रूप से उसकी जाति प्रदर्शित हो रही थी। इसके सिवा गांव के बहुत सारे लोग उसको जानते भी थे। वह उस गांव में बहुत सारे कर्मण्य अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। कहने का मतलब
बहुत सारे चूंकि वो पेशे से कसाई था तो बहुत समय भेड़ बकरियां जो कुछ भी वह खरीदा, कभी व्यक्ति का मालिक खुद उसको बेचता था या कभी किसी के दूसरे के ढोर पशुओं भेड़ बकरियों को लाकर चुपके से बेच देता था और वो चुपके से उसको लेकर के चला जाता था। इसलिए वह कर्मण्य और अकर्मण्य हर काम कर चुका था, जिसके कारण हर कोई उसे पहचानते थे। अपने व्यवहार से रात भर बसेरे के लायक स्थान की याचना की। वह हर किसी से रात भर रुकने का आग्रह किया। जिन लोगों के पास वह खरीद बेच करता था उसके पास बहुत कोशिश की, किंतु किसी ने मंजूर न किया, किंतु कोई भी उसे आश्रय देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत तरह तरह की खबरें फैल जाती, इसलिए सबने इनकार कर दिया। आखिर वह निराश हो गया और गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल बैल कुछ भी नहीं था, चूंकि वह ठाकुर बिल्कुल कंगाल हो चुका था। किसी जमाने में उसकी पुश्तैनी संपत्ति थी जो अब बिक चुकी थी, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल की पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन चूंकि वह पुश्तैनी जमींदार था, इसलिए 2-3 साल की लगान पहले से ही वह वसूल कर लेता था और इस काम में उसको दिक्कत भी नहीं आती थी, चूंकि लोग पहले से ही उसे जानते थे कि वह जो है ठाकुर है और ठाकुर लगान वसूल करके ही अपना गुजारा करते थे। परंतु उसको गांव वाले गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। चूंकि लोग ठाकुर से डरते थे, हालांकि अंदर ही अंदर ठाकुर की हर परिस्थिति, हर तरह के उसके स्थिति से वो लोग भलीभांति अवगत थे, लेकिन कुछ तो प्रतिष्ठावश और कुछ डर के वजह से राजा को राजा कह करके उनको बुलाते थे। सामत का मारा रज्जब इसी दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर अपने पौर पर बैठा हुक्का पी रहा था, यानी बरामदे में जहाँ पर कि ठाकुर बैठता था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊ जी एक विनती है। बाहर से ही सलाम करके उसने कहा कि दाऊ जी एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डिले पूछा, क्या क्या बात है? रज्जब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हूँ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से ही न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दी जाए। रज्जब बहुत साहस बटोर करके ठाकुर से कहा कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और वह खुद भी बहुत थका है, आगे चलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए रात भर के लिए अगर 2 हाथ जमीन उसको दे दिया जाए तो वह वहीं पर गुजर बसर कर लेगा। ठाकुर अगला प्रश्न किया, कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया, क्योंकि उस समय जाति प्रथा काफ़ी बलवती थी, इसलिए पहले लोग जात पूछते थे, धर्म पूछते थे। उस समय यही चलन में था। तब बड़ी साहस बटोर करके वह कहता है, हूँ तो कसाई। बड़े बुझे मन से कहा उसने। रज्जब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह अब बिल्कुल टूट चुका है और काफ़ी परेशान हो चुका है, काफ़ी थक चुका है। पत्नी उसकी बीमार है, अब उसे और कहीं ठौर ठिकाना मिलने वाली नहीं है। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई।
बोला, जानता है यह किसका घर है? यहां तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, जानता हूं। यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूं। यह राजा का घर है, इसलिए मैं यहाँ पनाह लेने के लिए आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? किसी ने कोई ठिकाना नहीं दिया रहने के लिए? थोड़ी सी जगह नहीं दी? नहीं महाराज, रजब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पैसे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। बहुत कोशिश किया, बहुत विनती की लोगों से कि रात भर ठहरने के लिए दे दिया जाए, लेकिन मेरे खराब पैसे के कारण, मेरे कसाई होने के कारण कोई भी मुझे आश्रय नहीं दिया। और वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी से बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, अपनी चिलम लाए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चिलम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो। हमारी पोर के एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से कब उठकर जाओगे? चूंकि ठाकुर को यह भी भय था कि समाज के लोग क्या कहेंगे और एक उच्च वर्ण का होकर एक कसाई को आश्रय देना, कहीं लोग तरह तरह की बातें न बनाए, इसलिए वह पूछता है कि तुम सवेरे कब निकलोगे? तब वो कहता है, बहुत सुबह ही उठकर चले जाएंगे, अंधेरे में ही। महाराज, खाने के लिए रोटियां बांधे हैं, इसलिए पकाने की जरूरत न पड़ेगी। अब ठाकुर साहब उसे वहाँ रहने का आश्रय दे देते हैं। आगे की कहानी हम अगले दिन अगले कक्षा में करेंगे। शेष कहानी का अंश अगले दिन अगले कक्षा में। तब तक के लिए